नतीजों का तर्कश ये हमारी खास पेशकश है जिसमें हमने पार्ट 1 तो आपके सामने रख दिया, लेकिन आज बारी है पार्ट 2 रखने की, ताकि हम आपके सामने पूरा इसका एनालिसिस करके बता पाएं कि आखिरकार इस समय जब क्वार्टरली नंबर्स कंप्लीट हो गए हैं तो कौन हुआ पास और कौन हुआ फेल। तो पार्ट 1 आपने देखा, आज पार्ट 2 की बारी है। मेरे साथ दो मेहमान हैं, अभय अग्रवाल जिनसे हम बातचीत करेंगे, अर्निंग्स को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, और मेरे साथ अविनाश गोरक्षकर भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस बार की अर्निंग्स कैसे रही हैं। अविनाश जी की क्वालिटी ये है कि एक एक शेयर को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, ना जाने इतना समय कहाँ से लेके आते हैं, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन अविनाश जी के पास समय होता है, वो ढूंढ लेते हैं कैसे ना कैसे करके और अच्छे से स्टडी करके आपके सारे सामने पॉइंट्स रखते हैं। अविनाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और अभय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं एक तरीके से इस कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहता हूं, फिर मेरे साथ जो मेरे रिसर्च एनालिस्ट जुड़े हैं, शरद, मानसी, विनी एंड पूजा, इन सबसे हम एक एक करके आपके पास चलेंगे ताकि आपको और मेरे को समझ में आ पाए मोटा मोटी सेक्टर्स में क्या हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अर्निंग्स आपने देख ली हैं, मैं सिर्फ मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता हूं, पता करना चाहता हूं कि इस बार की अर्निंग्स को आप कितने मार्क्स देंगे और सबसे ग्रेट यूएसपी क्या थी इस बार की अर्निंग की। अभय जी आपसे शुरू करें, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे इस बार की अर्निंग्स को, और खास बात क्या थी? एक खास बात भी होगी तो चलेगा सर। नमस्कार डिम्पी जी और ईटी नाउ की सारी रिसर्च टीम जो है, आप सबको नमस्कार, अविनाश जी को भी। जी डिम्पी एक एज एन इन्वेस्टर हम तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, तो आप थोड़ा मेरा जो स्कोर मैं दूंगा उसको शायद आप कम कर लीजिएगा अपनी तरफ से, पर मैं 6-7 की रेंज में दूंगा। ज्यादा देता अगर मुझे लगता है कि अर्निंग्स ऑन द होल आउट परफॉर्म किया है, पर मुझे लगता है थोड़ा मार्केट का एक्सपेक्टेशन ज्यादा था अर्निंग्स को लेके, स्पेशली इस एनवायरनमेंट में जब आपने बहुत जबरदस्त इन्फ्लेशन देखी है और दूसरी तरफ एक डिमांड स्लो डाउन है हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन के ओवरऑल कम है। मार्जिन प्रेशर हमने देखा क्योंकि कंपनीज ने वॉल्यूम प्रोटेक्ट करने के लिए पास ऑन नहीं किया प्राइस, और उन्होंने ये सोचा कि एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा तो अपने आप वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मार्जिन बढ़ जाएगा। तो ये खास बात मैंने देखी डिम्पी जी की अक्रॉस द बोर्ड कंज्यूमर कंपनीज हैं, B2B कंपनीज हैं, किसी ने भी प्राइस बढ़ाने की ज्यादा कोशिश नहीं करी, क्योंकि सबको एक डर है कि इन्फ्लेशन की वजह की वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, जिसका फायदा मेरे को लगता है इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में मिलेगा। ठीक है, इस बार के क्वार्टर में भले ही आपको 60% तक मार्क्स मिले हों, लेकिन अगले वाले क्वार्टर्स में हो सकता है आपके मार्क्स 80% आ जाएं, तो इसलिए अर्निंग्स का ये दामन ना छोड़िएगा। भारतीय कंपनीज की अर्निंग्स को काफ़ी अच्छे से ट्रैक करना होगा, और अभी जी कहीं जाने वाले नहीं है, हम भी कहीं जाने वाले नहीं है। 18 स्वदेश पर ये लगातार आपको हम ही अर्निंग्स का एनालिसिस कर करके बताते रहेंगे कि इस बार अर्निंग्स कैसे और क्या क्या दिख रही हैं। अविनाश जी से भी एक बार कनेक्ट कर लेते हैं और उनसे भी एक बार जरा स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं, ताकि मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा आपको भी। अविनाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर आपकी रीडिंग क्या कहती है, इस बार के अर्निंग्स को कितने मार्क्स देंगे, और एक कोई यूएसपी जो इस बार के अर्निंग्स में आपको दिखी है? इनफैक्ट डिम्पी मुझे लग रहा है कि देखिए जैसे अभय जी ने कहा, मुझे भी लग रहा है कि 6 का एक नंबर ठीक रहेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो बहुत अच्छी थी इस अर्निंग सीजन की, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज में मार्जिन प्रेशर देखने को मिला। बड़ी कंपनीज जैसे एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, इसमें नतीजे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल आए नहीं, और ये काफी डिसअपॉइंटिंग था। तो मुझे लग रहा है कि देखिए आने वाले 1-2 क्वार्टर्स कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काफी चैलेंजिंग रहेंगे। हमारा मानना है कि गिने चुने सेक्टर जहां पे डोमेस्टिक डिमांड अच्छा है और जहां पे मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए जगह है, वहां पे ही आपको अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिलेगा। जो खास बात है वो मैं ही कहूंगा कि जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड जो सेक्टर्स है वहां पे फोकस इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो हेडविंड्स यूएस यूरोप से है वो अभी भी ऑन ग्राउंड कंडीशंस बहुत खराब है। तो डोमेस्टिक थीम मेरे ख्याल से 2023 में चलेगी और काफी अच्छी तरह से चलना चाहिए, तो इसके ऊपर इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। ओके ठीक है, तो कुल मिला के दोनों के मार्क्स मिले हैं 6-6, और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के बढ़िया ही मार्क्स आपको आने वाले दिनों में अर्निंग्स में दिख सकते हैं। आउटलुक तो समझ में भी आ रहा है। अब हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। हमारे चारों रिसर्च एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और जैसे हम कोई मकान खड़ा करते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा और सबसे मजबूत चीज़ चाहिए होती है सीमेंट और स्टील,
और सीमेंट का रोल क्या रहा इस बार की अर्निंग्स में बताने के लिए मानसी हैं, और शरद हमको मेटल्स के बारे में बताएंगे, न्यू एज कंपनीज के बारे में बताएंगे, केमिकल्स के बारे में हमको पूजा जानकारी देंगे, और ऑटो के लिए विनी हमारे साथ हैं। तो पहले मजबूत शुरुआत करते हैं सीमेंट के साथ और फिर स्टील भी जोड़ेंगे इसमें। मानसी बताएं इस बार का सीमेंट सेक्टर कैसा था? शुक्रिया डिम्पी, इतनी अच्छी ओपनिंग करने के लिए। इनफैक्ट जिस तरह से क्रक्स आप पूरे के पूरे रिजल्ट सीजन का अभी बता रहे थे और हमारे एक्सपर्ट्स ने भी जिस तरह से अपनी राय, अपने पॉइंट्स दिए रिजल्ट सीजन को, काबिले तारीफ था। मजबूत शुरुआत, सही कहा आपने। सीमेंट की अगर बात करें, देखिए क्वार्टर 3 में तो हमने देखा मिला जुला ट्रेंड रहा, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स के लिए जो है ना इम्पैक्ट, या कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आज सुबह ही हमने देखा सीमेंट कंपनियों ने प्राइस हाइक किया। अप्रैल 2022 के बाद एक बड़ा प्राइस हाइक इस वक्त देखने को मिला है। लेकिन Q3 की तरफ ही मैं ज्यादा आपको स्ट्रेस करके बताऊंगी कि नतीजे कैसे रहे। कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ मिक्स सेट ऑफ नंबर्स थे। सबसे पहले तो सबड्यूड प्राइसिंग थी, और साथ ही फ्यूल प्राइसेस जो कि एलिवेटेड थे, उसका एक इम्पैक्ट नजर आया सीमेंट कंपनियों के नतीजों में। कंपनीज कमिटेड रही केपेक्स को लेकर, कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर काफी सारी खबरें आती रही, और जब सीमेंट कंपनियों के नतीजों के ठीक बाद जो कमेंट्री आई, उन कमेंट्री में भी कैपेसिटी एक्सपेंशन को, या कह सकते हैं कि कारोबार विस्तार को तवज्जो ज्यादा इन कंपनियों ने दिया। तो इन कमेंट्री की वजह से भी एक बूस्ट मिलता दिख सकता है। डिमांड स्टेबल रही ड्यूरिंग द क्वार्टर, तो डिमांड के फ्रंट पर अच्छा एक्शन नजर आया। हालांकि प्राइसिंग के चलते रेवेन्यूज और साथ ही कुछ हद तक मुनाफे के फ्रंट पर कुछ कंपनियों ने एक हिट भी झेला। लेकिन यह भी बात ध्यान रखिए कि वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस के फ्रंट पर लगभग सारी के सारी कंपनियों के नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव देखने को मिले। रियलाइजेशंस और वॉल्यूम्स पॉजिटिव थे, जिसके चलते सेल्स फिगर को भी कुछ हद तक सपोर्ट मिला, और वॉल्यूम सालाना आधार पर, क्योंकि डिमांड अच्छी थी, बढ़ते हुए देखने को मिले। तो क्लियरली सबसे बड़ा फैक्टर अगर सीमेंट क्षेत्र में देखें तो वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस का होता है। सबसे पहले ये दो फैक्टर्स होते हैं, ये ठीक रहे, अच्छे रहे इनफैक्ट। उसके बाद होता है डिमांड का फैक्टर। डिमांड भी अच्छी रही, हालांकि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो कि इतनी दमदार नहीं थी, तीसरी तिमाही में प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुए, तो उसका एक इंपैक्ट मुनाफे के फ्रंट पर पड़ता दिखा। और यही कह सकते हैं कि एक वजह थी, या यही कह सकते हैं कि एक रीजन था जिसके चलते सीमेंट कंपनियों की कुछ चुनिंदा नंबर्स में एक हिट भी देखने को मिला। पॉजिटिव नतीजे अंबुजा सीमेंट, डालमिया भारत, इंडिया सीमेंट जैसी कंपनियों ने देखे। नेगेटिव नंबर्स एसीसी की तरफ से आते हुए दिखे। श्री सीमेंट के भी कमजोर नतीजे थे, हालांकि अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट जैसी कंपनियों ने मिक्स सेट ऑफ नंबर्स भी पोस्ट किए। तो यह है सीमेंट सेक्टर का रिव्यू आपके लिए। बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से बता दिया, और जो ट्रैफिक लाइट वाला सिग्नल से आपको पता लग रहा है ना, तो और अच्छे से पता लग रहा है कि हाँ कौन से जाके रुक जाना है और कौन से जगह पे इस बार अर्निंग्स से आपको पास होकर निकल जाना है, यानी कि इस बार की बेहतर अर्निंग्स हैं। ये ग्राफिक्स अभी रखिएगा, जब अभय जी भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभय सर, एक चीज़ तो बिल्कुल तय है, भारत में सीमेंट की डिमांड कहाँ कम होने वाली है? इतना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट तो रिकॉर्ड कैपेक्स कर रही है, तो ये तो डिबेट का इशू ही नहीं है। दूसरा, प्रोडक्शन को लेके भी शायद डिबेट का इशू नहीं है, क्योंकि ना लेबर, ना बिजली, ना किसी तरह की कोई खास प्रॉब्लम चल रही है। बस जो एक प्रॉब्लम मानसी बता रही थी कि अर्निंग्स में नहीं कन्वर्ट हो पाई, वह है प्राइसिंग। और यकीन मानिए आज ही सीमेंट के दाम बढ़े हैं, तो क्या आगे भी बढ़ेंगे? जी ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है डिम्पी जी, मैं कहूँगा, क्योंकि हम भी ये देख रहे थे कि सीमेंट कंपनीज क्यों प्राइस हाइक नहीं ले पा रही हैं, और उसका एक कारण ये था डिम्पी जी की जो गवर्नमेंट का कैपेक्स तो स्ट्रांग है पिछले 2 साल से। फ्रैंकली मैं कहूँगा जिस तरह से गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है कैपेक्स पे, सीमेंट की कंपनीज का बहुत फायदा मिला है, पर प्राइवेट कैपेक्स पिकअप नहीं हो रहा था। और मुझे लगता है ये जो प्राइस हाइक लिया है आज, ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि फाइनली हम प्राइवेट कैपेक्स में भी पिकअप देख रहे हैं, और सीमेंट कंपनीज इसके बिना नहीं लेती प्राइस हाइक। और इंडिया की जो सीमेंट कंपनीज हैं वो बहुत कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, स्केल भी बहुत अच्छी है। तो आई थिंक थोड़ा भी एक पॉजिटिव डिमांड इन्वायरमेंट, वॉल्यूम ग्रोथ आया, तो ये इन कंपनीज का जो हम रिजल्ट्स देखेंगे, कैश फ्लो जनरेशन देखेंगे, वो विल बी मोर देन एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशंस है उसके काफी ऊपर चला जाएगा। अभय सर, आप हमको कोई एक ऐसा शेयर बता सकते हैं इसमें हमको ज़्यादा वॉच करना है? सिर्फ उसका नाम बता दीजिए, एक्सप्लेनेशन कोई ना भी देंगे तब भी चल जाएगा, सिर्फ नाम बता दीजिए जिसको ज़्यादा वॉच करना है। रहेगा कि जो भी मैं नाम बताऊंगा इस शो में अभी या बाद में, वो हमारे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, काफी उम्मीद ज्यादा है। तो मैं कहूंगा इसमें ग्रासिम जो है, मुझे लगता है कि एक ऐसा प्ले है जो देखना चाहिए। और
स्केल वाइज, साइज वाइज, आई थिंक मेरा पिक वो रहेगा। और श्री सीमेंट एक दूसरी कंपनी है जो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी काफी अच्छा प्राइस करेक्शन हुआ है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका और मेरा मन बिल्कुल मैच करता है सर। मेरे मन में भी ग्रासिम में चल रहा था, जो आपने बात रख दी सामने, अच्छी बात है। तो ग्रासिम पे ध्यान रखिएगा। एक हमने चुनाव भी आपके सामने कर दिया। तो पहले हम सेक्टर से शुरू हुए थे, फिर हमने सेगमेंट पे आए, इंडस्ट्री पे आए, और फिर हम शेयर पे आ गए हैं। अब अविनाश जी के पास चलने से पहले एक मेटल सेक्टर्स के ओवरऑल नंबर्स कैसे आए बताने के लिए शरद मेरे सहयोगी हैं। शरद, आप जरा मेटल्स के बारे में बताइए, इस बार की अर्निंग्स उनकी कैसे थी? जी बिल्कुल, ओवरऑल देखा जाए तो अर्निंग्स जो है थोड़े वीकर साइड देखने मिली है। वेदांता को अगर आप छोड़ दें तो आप देख सकते हैं टाटा स्टील के नतीजे वीक देखने मिले थे। ऑफकोर्स यूरोपियन ऑपरेशंस में भी जो है डिमांड कम देखने मिली थी। और अगर नोवेलिस की बात करें हिंडाल्को की, तो वहाँ पे भी वीक नंबर्स आए हैं। हालांकि डोमेस्टिक नंबर्स लार्जली इनलाइन देखने मिली थी JSW स्टील के लिए। अब याद रखिए, हम लोग एक फेरस और एक होता है नॉन फेरस। तो फेरस में रियलाइजेशन ऑफ वॉल्यूम्स कम देखने मिली, और नॉन फेरस में जो है कमोडिटी प्राइस कम हुई, तो उसके कारण नंबर्स इम्पैक्ट हुए हैं ओवरऑल। लेकिन थोड़ी पॉजिटिव्स भी है, ज़रूर देख लीजिए। स्टील प्राइस में एक हाइक्स का एक्सपेक्टेशंस है। कोल इंडिया के जो प्रीमियम्स है वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। और इसके अलावा कुछ नेगेटिव ऑफ कोर्स है, जो है कि डीलिवरेजिंग ये जो है बड़ी कंपनियां नहीं की हैं, तो ये हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा है। लेकिन इसके अलावा 2-3 और अहम हाईलाइट है जो मैं कहूँगा। हिंदुस्तान जिंक जो है, बातचीत चल रही है, गवर्नमेंट ने थोड़ी अड़चन भी लगाई है कि उनकी जो जिंक इंटरनेशनल बिजनेस है वो लगभग $3 बिलियन का मूवमेंट देख पाए। लेकिन हिंडाल्को ने कहा कि वर्स्ट बिहाइंड हो गया है, तो आप फोर्थ क्वार्टर से जो है इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है। और आखिर में जो है डिविडेंड प्ले, वेदांता ने भी जो है अपनी इंपॉर्टेंट डिविडेंड घोषणा की है। तो ओवरऑल कह सकते हैं बहुत मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, लेकिन अभी भी टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड जो है Q3 के नंबर्स देखने मिले हैं। ठीक है, कुल मिला के नंबर्स मिले जुले हैं। और इसमें एक चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली है कि पिछले साल जब बाज़ार चल रहा था तो मेटल्स ज़्यादा नहीं चले थे। इस चीज़ को मैं कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहा हूँ इस बार की अर्निंग्स के साथ साथ में। अविनाश जी, इस सेगमेंट में जितना मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो इसके अंदर ग्लोबल एंगल और ग्लोबल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, सिर्फ डोमेस्टिक से काम नहीं चलता। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये अभी चला हुआ नहीं है, इसमें वैल्यूएशन वाला जो हिस्सा वो छुपा हुआ है। आप इन दोनों बातों की एक तो वेटेज बता दी और अपना एनालिसिस भी बताइए सर। डीपी, मुझे लग रहा है कि देखिए मेटल सेक्टर में तीसरे तिमाही के जो ब्रॉडली रिजल्ट्स आ गए वो उम्मीद से एक्सपेक्टेशन से ही बिल्कुल आ गए। मेटल प्राइसेस वीक थे, वॉल्यूम ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं था, बट मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इस बार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 10 लाख करोड़ का, सीमेंट के बाद मेटल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डोमेस्टिक कंजम्पशन में बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ होता है। तो जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सीमेंट के बाद दूसरा जो इनपुट होता है वो मेटल और स्टील होता है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला साल इन कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहेगा। और स्पेशली जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है, जैसे कि हिंडाल्को है, टाटा स्टील है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे निवेशकों को थोड़ी सी पोजीशंस अभी बिल्ट इन करनी चाहिए। क्योंकि देखिए जब चाइना मेटल मार्केट में उतरेगा तभी आपको एक अच्छी छलांग स्टील के प्राइसेस में, मेटल के प्राइसेस में देखने को मिलेगी। वो अभी तक हुआ नहीं है, बट हमारा मानना है कि एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 ये शायद हो सकता है, और तभी शायद आपको और थोड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिले। अभी वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत है, हालांकि अर्निंग्स रिकवरी में एक हाथ क्वार्टर और लग सकता है, बट यहाँ पे टाटा स्टील हमको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये शेयर मुझे लग रहा है कि अगर कोई निवेश करता है, पिछला तीसरा क्वार्टर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइट ऑफ था जो इस क्वार्टर में नहीं आएगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा स्टील लुक्स डेफिनेटली अट्रैक्टिव। अगर किसी के पास कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग करने की कैपेसिटी है तो इस प्राइस पे खोने के लिए बहुत कम है, लेकिन अगर एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल तो अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, टाटा स्टील पे आप दाव लगा रहे हैं और आपने अच्छे से एनालिसिस करके भी बताया सर कि क्यों मेटल्स पे हमको ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और टाटा स्टील का बाकायदा लक्ष्य भी आपके सामने है। हालांकि अभी जिसे हमने सीमेंट कंपनीज के बारे में पता कर लिया, लेकिन अविनाश सर ने भी हिडलबर्ग नाम की एक मिड साइज सीमेंट कंपनी है, उस पर उनका भी एक व्यू पॉइंट है जो कि बुलिश है। तो वो भी हमें एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि अविनाश जी का भी अपना सीमेंट पे अच्छा ट्रैक है, इसलिए उसको समझना बहुत ज़रूरी था। तो मेटल्स और सीमेंट नींव तो हमने कर लिए मजबूत। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं ऑटो पे, जो कि भारत की जान कही जाती है। आईटी के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में चर्चा होती है इस देश में, वह ऑटोस को लेकर। इसी ऑटो पे बताने के लिए विनी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है। ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर बता देंगे कि इस बार की अर्निंग्स कैसे रहा, फिर अभिजय के पास चल के उनसे थोड़ा आइडिया भी ले लेंगे। विनी, जरा बताइए ऑटो के बारे में।
तो ऑटो सेक्टर की बात करें तो ये दिसंबर क्वार्टर में ओवरऑल नंबर्स देखें तो ऑटो सेक्टर से तो स्ट्रॉन्ग ही नंबर्स आए हुए थे। मोस्ट कंपनीज, मोस्ट ऑटो प्लेयर्स ने स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए थे। सॉफ्टवेयर कमोडिटीज थी, सॉफ्टवेयर कमोडिटी कॉस्ट, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन कम था, उस वजह से मार्जिन्स को सपोर्ट मिली थी, इबिटा मार्जिन्स को वहाँ पे सपोर्ट मिली थी। रूरल सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे ओवरऑल स्लोअर था रूरल सेगमेंट का ग्रोथ वर्सेस अर्बन का ग्रोथ। और चिप सप्लाई जो है वो एक इशू अभी इंप्रूव हो रही है, स्लाइटली इंप्रूव हुई है वहाँ पे चिप शॉर्टेज और चिप सप्लाई की इशू। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे ओवरऑल ऑटो सेक्टर के। अभी इंडिविजुअली बात करें तो मारुति के नंबर्स थे, अबाव एस्टिमेट आए थे। इवन M&M, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो एज वेल एज बजाज ऑटो, इन सब के नंबर्स अबाव एस्टिमेट आए थे। तो मोस्ट कंपनीज के जैसे आप देख रहे हैं अबाव एस्टिमेट नंबर्स आए हुए ऑटो सेक्टर के लिए। स्पेशली मारुति के लिए क्या पॉजिटिव था कि वन तो उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 132% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्जिन्स भी इंक्रीज हुए हैं, एक्सपैंड हुई है अराउंड 300 बेसिस पॉइंट। कॉस्ट कंट्रोल था, फॉरेक्स का मेजर्स था, एज वेल एज सॉफ्टवेयर कमोडिटीज थी जो सपोर्ट कर रही थी मारुति के नंबर्स को। M&M में ट्रैक्टर बिजनेस में उन्होंने मार्केट शेयर, उनकी मार्केट शेयर है अभी 41% जो है हाईएस्ट उनके लिए लास्ट 5 साल में। SUVs में भी वो मार्केट लीडर है फॉर द 4th कंसेक्यूटिव क्वार्टर। तो M&M के लिए भी अच्छे नंबर्स ही आए हुए थे और इंप्रूवमेंट भी वो देख रहे हैं रूरल डिमांड में। टाटा मोटर्स ने रिपोर्ट किया हुआ है आफ्टर 7 क्वार्टर्स ऑफ लॉसेस प्रॉफिट रिपोर्ट किया उन्होंने। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हाईलाइटिंग पॉइंट आ जाता है टाटा मोटर्स के लिए। बजाज ऑटो के लिए स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थी कंपनी की, उन्होंने मार्जिन्स भी बीट किया था एस्टिमेट फ्रंट्स पे, एस्टिमेट्स के हिसाब से। और एक्सपोर्ट में रिकवरी उनकी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग वॉच आउट भी कर रहे हैं। लास्टली हीरो मोटो ग्रॉस प्रॉफिट्स पर व्हीकल उनकी राइज हुई है 11% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ये है एक न्यू ऑल टाइम हाई। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर्स के नंबर देखे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी पॉजिटिव्स भी आए हुए हैं यहाँ से ऑटो सेक्टर के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के नंबर्स ठीक लग रहे हैं और विनी ने जिस तरह से सारी कंपनीज के बारे में बताया ऐसा लग रहा है कि किसी में भी लाल लाइट तो जली नहीं, सब में हरी लाइट थी बाकायदा। और इसका मतलब यह है कि सभी के नंबर्स में कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स था जो इस बार की अर्निंग्स में नोटिस किया गया। एग्जाम्पल के लिए टाटा मोटर्स 7 महीनों के बाद इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हमको वापस आते हुए दिखी। अबे सर यही एक मेरा सवाल है, जब इतने बेहतरीन मोड से हम निकल रहे हैं तो फिर एक क्वार्टर को समय क्यों दें? आने वाले कम से कम 2 या 3 क्वार्टर को समय देना चाहिए। यानी कि ये 2023 का साल है ऑटोस के नाम, ठीक है सर? अबे सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए, फिर आपकी आवाज हम तक आ जाएगी। सॉरी डिम्पी जी, तो मैं आपकी बात से एकदम एग्री करता हूँ। जो आपने कहा कि ये एक ऑटोस की साइकिल है, वो ग्लोबली जो है वो 5-6 साल की साइकिल रहती है। और अगर हम देखें इंडिया में भी ऐसा ही हुआ कोविड के पहले से ही, बल्कि एक डाउन साइकिल चल रही थी जहां पे हमने वॉल्यूम डी ग्रोथ देखा अक्रॉस कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, 2 व्हीलर स्पेशली। और अब पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स और उसके पहले के भी क्वार्टर से भी मैं कहूंगा कि एक डिमांड ट्रेंड मजबूत होता हुआ दिखा कोविड के बाद से, जब से ओपनिंग अप हुई है। और उसका पूरा फायदा मिल रहा है ऑटो कंपनीज का। और ये जो कंपनीज है और ये पूरा सेक्टर है, ये एक पॉजिटिव डिमांड एनवायरनमेंट में रहेगा अगले 3-4 साल तक। और अगर इंटरेस्ट रेट्स फ्लैट रहते हैं या थोड़े कम भी हो जाते हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, तो मुझे लगता है ये ऑटो कंपनीज हैं, ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाएंगे अगर आप 2-3 साल का पर्सपेक्टिव लेते हैं। टाटा मोटर जैसी कंपनी है, पूरी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, पैसेंजर व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल है, इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं। सो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए, एक वाइड ऑटो प्ले के लिए। और दूसरी तरफ देखें 2 व्हीलर में टीवीएस मोटर जैसी कंपनी है, जबरदस्त परफॉर्मेंस है, इनोवेशन में भी, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस में भी, ईवी में भी, स्पेशली 2 व्हीलर में ईवी का बहुत बड़ा प्ले है। तो जो भी 2 व्हीलर कंपनी देख रहे हैं उसमें इन्वेस्टर्स के लिए देखना बहुत जरूरी है कि ईवी पोर्टफोलियो कितना स्ट्रॉन्ग है। 50% से ज्यादा अभी 2 व्हीलर सेल्स ईवी की हैं। तो ईवी में इन्वेस्टर्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी यूनिक प्ले है, अगेन पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर्स जो हैं एग्री सेक्टर के लिए, अगर रूरल इनकम इंप्रूव होती है उसका फायदा मिलेगा। तो ओवरऑल डीपी जी मैं यही कहूंगा कि अक्रॉस में देखूं पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, 2 व्हीलर, ट्रैक्टर्स, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव डिमांड एनवायरनमेंट है। और दूसरी तरफ से अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम होता है और इंटरेस्ट रेट्स फ्लैट हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
ठीक है, तो अभी सर आप कौन सी गाड़ी पे बैठने वाले हैं, यानी किस कंपनी की गाड़ी पे बैठेंगे? एक नाम बता दीजिए बस। टाटा मोटर्स में भी टाटा मोटर की ईवी में बैठूंगा। टाटा मोटर्स में, ठीक है, टाटा मोटर्स में बैठेंगे और हम आपको जोड़ देते हैं, आप ईवी वाली गाड़ी पे बैठेगा टाटा मोटर्स की, ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादा बेहतर भी होगा। और ये बात आपकी चर्चा से भी लग रही थी। खैर, अविनाश जी टाटा मोटर्स पे नहीं जाने वाले। अविनाश जी जो जा रहे थे M&M पे, उनको M&M की गाड़ियाँ बहुत पसंद है और उन्होंने टारगेट भी रखा है 1560 के रुपये के आसपास का। तो मैं दोनों एक्सपर्ट्स का व्यू एक साथ आपको रख देता हूँ। टाटा मोटर्स अभय जी बैठेंगे और M&M की गाड़ी पे अविनाश जी। तो दोनों के दोनों कंपनियाँ आपके सामने, रीजनिंग आपके सामने हमने रख दी। अब हम चलेंगे पूजा के पास और पूजा से हम ये पता करते हैं कि इस समय जो केमिकल्स वाली कंपनियां हैं उनके नंबर्स इस बार कैसे रहे। सेगमेंट बहुत छोटा है बट बहुत काम का सेगमेंट है। पूजा, इस बार अर्निंग्स बता दो पहले आप। जी, केमिकल सेक्टर के लिए ये जो तिमाही गई है ये काफ़ी मिक्स्ड थी, काफ़ी मिला जुला था ये पूरा क्वार्टर, क्योंकि दोनों साइड के फैक्टर्स थे जो कि प्ले आउट कर रहे थे। कुछ चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हुई इंडस्ट्री के लिए, ग्लोबल माहौल कमज़ोर था, लेकिन कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे जो कि प्ले आउट करते हुए नज़र आए इन केमिकल कंपनियों के लिए। तो कुछ कंपनियों में हमने देखा कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला जिस सेगमेंट पे उनका फोकस था, वहीं कुछ कंपनियों में हमने कमज़ोर प्रदर्शन भी देखा। अब पॉजिटिव क्या क्या था इस सेक्टर के लिए वो आपको बता देते हैं। मार्जिन के फ्रंट पर कोई दिक्कत नहीं नज़र आई, क्योंकि कच्चे माल में के दाम में हमने कमी देखी, वहाँ पर नरमी आई थी। लॉजिस्टिक्स, एनर्जी कीमतों में कमी आई। चीन+1 थीम से काफ़ी फ़ायदा मिला और केमिकल इंडस्ट्री कुछ उन सेक्टर्स में से एक है जो कि चीन+1 थीम के कुछ बड़े बेनिफिशियरी में से आते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला केमिकल सेक्टर को। अब इसके अलावा नेगेटिव क्या था, बड़ी इन्वेंट्री हुई इसमें और जिसके चलते इसका असर अगले 1-2 तिमाही पर भी देखने को मिल सकता है। टेक्सटाइल, पेंट्स, कोटिंग की ग्लोबल मांग में कमी देखने को मिली और ऑर्गेनिक केमिकल के मांग में भी कमी देखने को मिली। तो डिमांड सिनेरियो काफ़ी वीक था। जिन सेक्टर से डिमांड अच्छी आती है वहाँ पर मांग थोड़ी धीमापन वहाँ पर देखने को मिला, जिसका कि नुकसान अभी तो नहीं लेकिन आने वाले 2-3 क्वार्टर में केमिकल कंपनियों में देखने को मिल सकता है। अब आपको स्कोर कार्ड पर की बात करें तो नवीन फ्लोराइन के नतीजे काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि CDMO कारोबार में जो इनका फोकस है वो काफ़ी मजबूत था, जिसका कि फ़ायदा कंपनी को मिला। इसके अलावा नियोजन की बात करें तो बैटरी केमिकल में 450 करोड़ की कैपेक्स का घोषणा की कंपनी ने, जो कि पॉजिटिव थी। वहीं यातुल लिमिटेड दूसरी तरफ नतीजे कमज़ोर थे, मुनाफे में भी गिरावट देखने को मिली और कमज़ोर डिमांड का असर भी इस बार के नतीजों में देखने को मिला। तो अगर कुल मिला के बात करें तो केमिकल सेक्टर के लिए ये जो तिमाही गई है वो काफ़ी मिली जुली थी। ठीक है पूजा, तो आपने अच्छे से बता दिया सारा कि एक्चुअली इसको थोड़ा असेस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि सबके सब्सटेंस, सबके केमिकल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी आपने अच्छे से बताया। अविनाश सर, यही थोड़ी मुश्किल भी है क्योंकि सबका बिजनेस थोड़ा अलग अलग है। कईयों में तो कई कंपनीज के पास मोनोपोली है, कईयों में कंपटीशन है, लेकिन आप इस ओवरऑल सेगमेंट को कैसे देखते हो, कैसे इसको जज करते हो, और कोई एक बेहतरीन कंपनी जो आपके नज़र में हो इसमें? देखिए डिम्पी, आपने सही कहा कि देखिए केमिकल सेक्टर में अगर निवेश करना है तो आपको कंपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाइज निवेश करना होता है, क्योंकि हर कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो अलग होता है। इसके डायनामिक्स, इसके डिमांड सप्लाई और उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए हालांकि इस क्वार्टर में केमिकल सेक्टर में बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स भी आ गए हैं। एक कंपनी जो हम ट्रैक करते हैं जिसका नाम है आर्चिन केमिकल्स, जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, ये ब्रोमाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ब्रोमाइन में मुश्किल से 1 या 2 कंपनीज ही लिस्टेड स्पेस में है और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। करीबन 20-25% की EBITDA मार्जिन है, प्लस एक्सपांशन इन्होंने किया है। मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे जिस प्रकार की तिमाही रिजल्ट आई है, करीबन 98 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो पिछले तीसरे तिमाही में करीबन 60 करोड़ था। तो उस हिसाब से ये जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, हमको लग रहा है कि FY24 में भी चलेगी और आने वाले साल में अगर कोई निवेश करता है तो कम से कम 725-750 का टारगेट प्राइस मिलेगा। करंट प्राइस करीबन 644 है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को कैपिटलाइज करनी चाहिए। ओके ठीक है, तो केमिकल सेगमेंट्स का भी हमने एनालिसिस कर लिया और अब बात करते हैं हम न्यू एज कंपनीज की। सबको ऐसा लगता है कि 2022 जितना इनके लिए ख़राब गया होगा, 2023 उनके लिए उतना ठीक हो सकता है। उसकी नींव रखेंगे पहले 2 कम से कम क्वार्टर्स। 1 क्वार्टर आ चुके हैं और अगले 2 क्वार्टर्स कैसे रहेंगे एक बार वो भी हम समझेंगे। शरद हमको बता रहे हैं इस बार के क्वार्टरली नंबर्स कैसे थे न्यू एज कंपनीज के। शरद बताएं आप।
फिनटेक कंपनीज के बहुत शानदार नतीजे देखने मिले। पेटीएम और पीबी फिनटेक के जो है अबव एस्टिमेट नंबर्स आए थे। डिलीवरी के इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स या वीक कहेंगे, लेकिन नायका और जोमेटो जो कंज्यूमर टेक कंपनीज हैं इनमें जो है दबाव ज़रूर देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी कह दूँ कि जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी में जो है पेटीएम जो है 3 क्वार्टर आगे ही प्रॉफिटेबल हो गया। ऑफकोर्स एबिडा एडजस्टमेंट हुई है, सारे स्टार्टअप कंपनी ने एबिडा एडजस्टेड नंबर्स दिए हैं। जोमेटो जो है जनवरी के महीने में एबिडा पॉजिटिव हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप सेकेंड क्वार्टर सितंबर तक जो है आप एबिडा पॉजिटिव हो जाएंगे। और पीबी फिनटेक का भी अगर क्रेडिट बिजनेस बोले तो 1 क्वार्टर के आगे जो है आप कह सकते हैं पॉजिटिव आ गया है। और याद रखिए फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज ने भी अपग्रेड करना शुरू किया है पीबी फिनटेक और पेटीएम को। और इसके अलावा लेकिन अभी भी जो है वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं, पब्लिक मान रहे हैं और स्ट्रीट मान रही है। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर हाइक रेट्स में आगे जाते होगा तो यहाँ पे और थोड़ी सेलिंग प्रेशर ज़रूर देखने मिल सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में आ रहा है और बहुत एनालिस्ट कह रहे हैं कि कुछ फिनटेक कंपनीज में जो बॉटम आउट हो गया है। ठीक है, कुछ कंपनीज का बॉटम आउट हो गया, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का सब व्यू है। अबे सर एक चीज़ तो बिल्कुल तय है, पिछले साल क्या हुआ था कि कंपनीज के बिजनेस अच्छे हैं बट भाव गलत थे। मार्केट ने अपने हिसाब से इनको पनिशमेंट दी और भाव को ऐसा कर दिया कि बिजनेस और भाव अब मैच होते हुए लगते हैं। आपका भी ऐसा मानना है कि पिछले साल भाव और बिजनेस में फ़र्क था, इस साल नहीं है बॉस? नहीं डिम्पी जी, मेरा व्यू इसमें बहुत क्लियर है कि अभी भी एक एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनीज प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। और ये जो भाव अभी भी हैं, और हमको हिस्टोरिकल भाव नहीं देखना चाहिए डिम्पी जी की किस भाव पे इनका आईपीओ हुआ फिर उसके बाद क्या हाई गया। रियलिटी ये है कि जो भाव अभी मार्केट में है उस भाव पे इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए कि नहीं, और उसको हम कंपेयर करेंगे उनकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी से। और प्रॉब्लम डिम्पी जी ये है कि ये सारी कंपनीज, जैसे अभी नाम भी लिए गए सारी कंपनीज के, ये एक यूनिट लेवल पे ही प्रॉफिटेबल नहीं है। और जब तक ये यूनिट लेवल पे प्रॉफिटेबल नहीं है तब तक अगर ग्रो भी करेंगी तो लॉस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और मैं ये देखना चाहूंगा कि ये कंपनी सस्टेनेबली कैश फ्लो जनरेट करे। एक एडजस्टेड ईबीडीए प्रॉफिट की बात कह के मार्केट को समझाना वो ठीक है, पर एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मैं चाहूंगा कि मुझे दिखे कि आपका जो क्वार्टरली कैश बैलेंस है वो बड़ा है, तब मैं मानूंगा कि ये प्रॉफिट है। और फिर अगर प्रॉफिट है तो फिर मैं उसी हिसाब से उसको प्राइस करूंगा, वैल्यूएशन दूंगा कंपनी का। और मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट है सारी कंपनीज के, अब वो ये कह रहे हैं पहली बार कि हाँ हम प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, अगले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। पर उस एक्सपेक्टेशन के सामने जो वैल्यूएशन है मुझे लगता है वो अभी भी बहुत हाई है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर्स को स्पेशली बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस आए, प्रॉफिट रियल दिखे और ग्रोथ के साथ प्रॉफिट दिखे, वो बहुत जरूरी है। और उसके बाद ही इन कंपनीज को लेना चाहिए। ठीक है, तो अभय जी का तो यही मानना है कि रिटेलर्स हो जाइए सावधान। फिलहाल अभी न्यू एज कंपनीज के अंदर आपको आने का समय नहीं है, थोड़ा रुक जाइए, 1-2 क्वार्टर और निकल जाने दीजिए। हालांकि विनाश जी कह रहे हैं कि अगर पेटीएम चाहें तो धीरे धीरे आप प्लस कर सकते हैं। 800 रुपये तक का टारगेट है, लेकिन वो कम से कम 12 से 1.5 साल का व्यू पॉइंट है, तो ही आप ध्यान दीजिएगा इसके अंदर। ये अविनाश जी की रिकमेंडेशन है। अभय सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज अपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अविनाश सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने अच्छे से एनालिसिस करके सेक्टर्स के बारे में बताया। और मैं अपनी पूरी रिसर्च टीम को भी शुक्रिया करूंगा जिन्होंने अच्छे से एनालिसिस करके सारी बातें हमारे सामने रखी हैं। उम्मीद करते हैं इस तरह के कुछ बेहतरीन शोज हम आपके सामने और भी लेके आते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।